बीजेपी समाजवादी पार्टी को अपना सियासी दुश्मन नंबर 1 मान रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी को सीधे विदेश से जोड़ेगा और सियासी उड़ान भरेगा यूपी का पूर्वांचल। ये वही पूर्वांचल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और इसी पूर्वांचल में यूपी की 130 विधानसभा सीटें आती हैं। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने आज यूपी के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वाराणसी और लखनऊ के बाद कुशीनगर में यूपी का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल को तोहफा दिया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बरस पड़े। अखिलेश ने कहा, शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी एसपी के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। अखिलेश यादव के बयान के बाद यहाँ कुछ जानकारी देना जरूरी है। साल 2009 में मायावती की कैबिनेट में कुशीनगर एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। साल 2016 में अखिलेश यादव सरकार ने 207 करोड़ का बजट रखा, कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन 2017 के चुनाव आ गए। इस चुनावी सरगर्मी में अखिलेश की एयरपोर्ट योजना जमीन पर नहीं उतर पाई। हालांकि 2017 में सीएम पद पर बैठते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के रुके हुए प्रोजेक्ट की फाइल मंगवाई, काम हुआ और आज पीएम मोदी ने यूपी को ये एयरपोर्ट समर्पित कर दिया। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रियंका गांधी और योगी सरकार की पुलिस आमने सामने आ गई। पूरा मामला आगरा में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत से जुड़ा हुआ है। चोरी के आरोपी युवक की पुलिस कस्टडी में कथित रूप से मौत हुई, जिस पर विवाद हुआ और प्रियंका गांधी आज दोपहर आगरा के लिए निकल पड़ी, लेकिन उन्हें आगरा एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया। यहां प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच खूब बहसाबहसी हुई।
हालांकि बाद में पुलिस ने प्रियंका समेत कुछ लोगों को आगरा जाने की इजाजत दे दी, लेकिन प्रियंका बनाम यूपी पुलिस की तस्वीर खूब चर्चा में रही। एक तरफ यूपी पुलिस है, दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, और यहाँ पुलिस, प्रियंका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस चल रही है। तस्वीरें हैं यूपी के आगरा की। आगरा में वाल्मीकि समाज के एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत होने पर बवाल मचा है। आगरा में प्रियंका गांधी पीड़ित के घर जा रही थी तो आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्हें इस तरह रोक लिया गया। काफिला रुका तो पुलिस और प्रियंका के बीच बहस कार में ही शुरू हो गई। हम लोग से मेरा निवेदन है, आप निवेदन तो मैं समझ रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे कहीं भी जाने से आप रोक रहे हैं। नहीं मैम, मैं धारा 144 लागू है मैम, इसलिए मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं नहीं जाता हूँ। वहाँ डीएम में पत्र लिखा है 144 से तो हम 3 लोग चलते हैं। नहीं मैम, दोनों जगह लागू मैम, यहाँ भी वहाँ भी लागू है मैम। पुलिस ने वही चीज कही है जो हमेशा कहती है, लॉ एंड ऑर्डर है, 144 है, तो पहले क्यों नहीं बोला? मेरे साथ तो चल रही है ना पुलिस यहाँ तक, तो अचानक यहाँ बॉर्डर पे आके निर्णय बदल लिया इन्होंने। शायद किसी को पता चल गया होगा, किसी नेता को या सरकार को पता चल गया होगा, भगवान जाने। यूपी के आगरा में 25 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने एक सफाई कर्मचारी अरुण को हिरासत में लिया था। 17 तारीख को अरुण को पकड़ा था, लेकिन आज सुबह अरुण की हिरासत में मौत की खबर आई तो हड़कंप मच गया। इलाके में तनाव हुआ तो पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ है। उनका परिवारजनक का तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन दिया है, पुलिस के ऊपर उन लोग का सख्त पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज करके एज पर पीएम रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आज वाल्मीकि जयंती पर आगरा का ये मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी में किसी विवाद पर प्रियंका और यूपी पुलिस आमने सामने आई हो। हाथरस से लेकर लखीमपुर कांड तक प्रियंका ऐसे ही सक्रिय दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से और बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े कैप्टन रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह का कहना है कि किसान का मुद्दा अगर सुलझाया तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर लूंगा। अमरिंदर की नई पार्टी के ऐलान के बाद पंजाब में अब सियासी पारा जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। I will be leaving the Congress party, yes. I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. पंजाब में कांग्रेस से खुली बगावत का ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ इसी अंदाज में किया था। तब 2 लाइनों में बता दी थी अपनी रणनीति। Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. और अब कांग्रेस के बागी कैप्टन कांग्रेस के खिलाफ ही पंजाब में नई सियासी सेना तैयार करने वाले हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा, 1 साल से अधिक समय से पंजाब के लोग और किसान अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा करूंगा। अगर किसान विरोध का किसानों के हित में कोई समाधान निकल जाता है तो बीजेपी के साथ साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटों के समझौते की उम्मीद करता हूं। कैप्टन के इसी खुले ऐलान पर जैसा होना था वैसा ही हुआ। कांग्रेस कैप्टन पर बरस रही है। कहा, ये तो हमेशा बीजेपी के इशारे पर चल रहे थे। वो खाना कौवा चाहते हैं, भाजपा के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, कौन रोक सकता है। मैं तो अज तो 2.5 साल पहले ही गल कह रहा सीगा कि ये बीजेपी ही चला रही है, उन्हां दा एजेंडा है। पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ अमरिंदर के ये तेवर पहले नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और फिर सीएम की कुर्सी छिन जाने पर शुरू हुए थे। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। तो अकाली दल के बागियों को भी न्योता दे रहे हैं, कांग्रेस के बागियों को भी न्योता दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी कोई चाहे तो कैप्टन अमरिंदर की पार्टी में शामिल हो सकता है। और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। आज बात उत्तराखंड में मची उस तबाही की जिसकी तस्वीर आप कल से देख रहे हैं।
जिस तबाही के बारे में आप लगातार खबरें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अक्टूबर महीने में आई वो तबाही जिसने 46 लोगों की जान ले ली। झीलों का शहर नैनीताल तबाही से करहा उठा। केदारनाथ धाम जाने वाले रास्तों से लेकर पीलीभीत तक और हल्द्वानी से लेकर मुरादाबाद तक कुदरत की चोट के ऐसे निशान दिखे जो अब से पहले कभी नहीं देखे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि जो कभी नहीं हुआ वो आखिर इस बार क्यों हुआ? जब अक्टूबर में बादल कभी इतना नहीं बरसे थे तो इस बार क्यों बरसे कि खूबसूरत नैनीताल बदसूरत हो गया और वहां पहुंचे पर्यटक दहशत से घबरा गए। नैनीताल को किसकी नजर लग गई? हमारे इलाके में सारे ग्रामीणों की फसल, धान की फसल बर्बाद हो गई है। 2 दिन से नहाए नहीं है, जो बात है सो है, क्योंकि हमें पानी और लाइट की बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप ये समझ लीजिए हम लोग बिल्कुल रूम में लॉक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। पहाड़ियों से घिरी ये बेहद खूबसूरत झील नैनी है। नैनीताल की आन बान और शान, वो नैनीताल जो हिल स्टेशनों का बादशाह कहा जाता है। केरल से लेकर कानपुर तक और सीतापुर से लेकर सतना तक का पर्यटक एक बार नैनीताल घूमने की हसरत जरूर रखता है। लेकिन सोमवार शाम से उत्तराखंड में नैनीताल समेत बाकी हिस्सों में बादल इतनी बेरहमी से बरसे कि इतिहास में दर्ज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नैनीताल की जान कही जाने वाली नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर माल रोड पर तैरने लगा। अक्टूबर महीने में ऐसा पहली बार हुआ कि नैनी झील का पानी 12 फीट के स्तर को पार कर गया था। लेकिन जब मैं सुबह 5:30 बजे रिक्शा स्टैंड पर उतरा हूँ, अपने घर से उतरा हूँ, तो पानी तकरीबन मेरे कमर तक था। इतना पानी था कि मुझे भी इधर को आने में भी डर लग रहा था, इतना पानी था। लेकिन रात क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, क्या पानी इतनी बारिश हुई, यहाँ कोई पता नहीं क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया कि इतना पानी कैसे आ गया। मेरी दुकान की सीढ़ियों तक पानी था। सड़कें तबाह हो गई, रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो गए और नैनीताल का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। उत्तराखंड से आई तबाही ने 8 साल पहले केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए हवाई दौरा किया। इसके बाद उत्तराखंड के खतीमा में सीएम ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हाल जानने पहुंचे। हेलीकॉप्टर से चूंकि बहुत सारे स्थानों पर जाना था और मौसम ख़राब है तो हम लोग रुके नहीं हैं। मौसम भले ही साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि हम सीधे जनता के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे। सरकार उनके सहयोगी के रूप में, उनके एक साझीदार के रूप में लगातार उनके बीच में रहेगी।
उत्तराखंड में हुई तबाही चौंकाने वाली है, क्योंकि आफत की बारिश ने 107 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1914 के बाद उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में पहली बार 340.8 मिलीमीटर बारिश हुई। चौबीस घंटे के भीतर इतनी भारी बारिश को ही बादल फटना कहते हैं, और जब बादल फटते हैं तो नदियां उफान पर होती हैं और पहाड़ अपनी जमीन छोड़ने लगते हैं। तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश के बाद मौसम तो धीरे धीरे साफ होने लगा है, लेकिन केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ दरकने की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर दहशत हो रही है। ये नैनी झील के किनारे बना नैना देवी का मंदिर है, जहां देवी शक्ति की पूजा होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ था कि झील का पानी नैना देवी के पैरों तक जा पहुंचा था। मेरे को 18 साल तो यहाँ काम करते हुए हो गए, मंदिर की मैं सेवा करते हुए, और ऐसा पानी मैंने अभी आज तक का कभी नहीं देखा कि बरसात में यहाँ जो देवी जी की सीढ़ियाँ और मेन गेट में 3 सीढ़ियाँ प्लस देवी जी की सीढ़ियाँ पूरा भरा हुआ, चारों ओर मंदिर में पानी पानी और उसमें मछलियाँ तैरते हुए, ऐसा आज तक का नहीं देखा मैंने 18-19 साल में, जबकि 36 साल मुझे नैनीताल में हो चुके हैं मेरी उम्र को पूरा। 2 दिन तक पर्यटक अपने होटलों में फंसे रहे, खाना खत्म हो चुका था और बारिश इतनी बेतहाशा थी कि वो खाने के लिए बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। ऊपर से होटल में न तो पानी था और न ही बिजली आ रही थी। हम 2 दिन से नहाए नहीं है, जो बात है सो है, क्योंकि हमें पानी और लाइट की बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही है, और अब तो खुल गया है, तो इस मौसम को देख के हम सब कुछ भूल गए हैं कि हमारे साथ पिछला क्या हुआ। खाना तो एक ही टाइम खा रहे थे, एक टाइम ले जाते थे, उसी को एडजस्ट करके खाते थे, बिस्किट और स्नैक्स वगैरह यही होता था, और पैसे की काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, घर से पैसे मंगाने पड़े। ये सीतापुर से आया परिवार है जो केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकला था, लेकिन नैनीताल में ही तबाही के दर्शन के बाद इन्होंने घर वापस लौटने का फैसला किया है। आप ये समझ लीजिए हम लोग बिल्कुल रूम में लाक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बच्चे भी काफी अपसेट हो गए एकदम, हम लोग घूमने के उससे आए थे, और हमारी केदारनाथ की यात्रा थी वो भी अब कैंसिल करके हमको वापस घर जाना पड़ रहा है। लेकिन पर्यटकों की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। घूमने आए थे लेकिन तबाही के गवाह बन गए, और अब घर लौटना मुश्किल हो रहा है। जिनकी काठगोदाम से ट्रेन है, उन्हें वहां तक पहुंचने का ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज से आई अलिविया गांगुली को सुनिए। तो आज तो हम लोगों का ट्रेन है रात 10 बजे, जो बाग एक्सप्रेस जो जाता है हावड़ा, काठगोदाम से हावड़ा जाता है, वो ट्रेन हमको पकड़ना है, लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे वो तो कुछ पता नहीं। बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी बस तो नहीं चलता, एक गवर्नमेंट बस भी नहीं चल रहा है, तो आई तो गवर्नमेंट बस से, लेकिन जाने के टाइम तो बजट पूरा फेल हो जाता है। गाड़ी बहुत ज्यादा मांगता है, मांग रहा है पर हेड 500-600, जो जितना चाहे मांग रहा है। शेयर का गाड़ी इतना मांग रहा है। टैक्सी वाले भी करें तो क्या करें। नैनीताल से काठगोदाम की तरफ जाने वाली भीमताल सड़क बंद है, जिसकी वजह से ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, दोनों ही नैनीताल के माल रोड की हैं। एक तस्वीर मंगलवार की और दूसरी बुधवार की है। पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही के वो निशान जो अब से पहले नैनीताल ने कभी नहीं देखे थे। इस डोलमार इलाके में सारे ग्रामीणों की फसल, धान की फसल बर्बाद हो गई है, और खेत खलिहान बह गए हैं, रोडों में सारा मलबा आ गया है। अब सवाल ये है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार क्यों हुआ? जो तबाही नैनीताल ने पहले कभी नहीं देखी थी वो इस बार क्यों देखनी पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि हिमालय बेसिन में ऐसा कम ही होता है जब पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी विक्षोभ एक साथ टकराएं, यानी 2 दिशाओं से आए बादलों की बारिश ने उत्तराखंड का ये हाल किया है।
हुआ क्या, उसे ऐसे समझिए। हिमालय बेसिन में दो तरफ से आए बादलों का टकराव हुआ। भूमध्य सागर से निचले स्तर पर बादल हिमालय की तरफ आए। बंगाल की खाड़ी से गर्म हवाओं के साथ बादल हिमालय की तरफ बढ़े। ये दोनों विक्षोभ कुमाऊं क्षेत्र के ऊपर टकराए। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इसी से भारी बारिश हुई। नैनीताल से 130 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद नदी में ऐसा उफान आया कि जान बचाने के लिए एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पीलीभीत में हालात कितने खराब थे, उसकी गवाह है ये तस्वीर। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। नीचे दूध के डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठे हैं। तस्वीर पीलीभीत के हजारा की है, जहां आधा दर्जन लोग बारिश में फंसे थे और ये वीडियो वायरल करके मदद मांग रहे थे। खबर मिलते ही सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ पर हुई लगातार बारिश के बाद बनवसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ते ही नदियां उफान पर आ गईं। उफान ऐसा कि बांध ही टूट गया और पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। नहीं आया अभी तक। पलिया की तरफ सीधे पानी मुड़ा हुआ है। सीधे पलिया की तरफ पानी जा रहा है। तस्वीरें मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे की हैं, जहां बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़े जाने से रामपुर और मुरादाबाद में बाढ़ का ये संकट पैदा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रामपुर और मुरादाबाद के बीच मुंडा पांडे थाना इलाके में ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर कई वाहन जो हैं इस बाढ़ के पानी में फिसल कर बह भी गए हैं, लेकिन गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और पुलिस वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भारी वाहन हैं उन्हें किसी तरह से पार करा दिया जाए या बहुत ज़रूरी जो वाहन हैं उनको पार करा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी पानी जो है वो हाईवे पर आ चुका है और ऐसे में वाहनों के फिसलने का भी डर लगा हुआ है, क्योंकि रोडवेज़ की 1-2 बसें जो है इसमें फिसल चुकी हैं। तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां सड़क का सीना चीरकर पानी अपना रास्ता बना चुका है। रामपुर में 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग अपने घर की छतों पर कैद हो गए। अक्टूबर में आफत की बारिश में सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। एक किसान के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह पल नहीं हो सकता, जब वो पसीने से सींची गई तैयार फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा हो। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की हैं, जहां धान की कटी हुई फसल को बहने से बचाने की कोशिश में लगा है किसान। पहली बार है जो अक्टूबर में बाढ़ आई है, इससे पहले कभी नहीं आई। अक्टूबर के बाढ़ से प्रभावित की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ बच्चे भी मर सकते हैं भूखन। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हजारों किसानों की तैयार फसल को भारी नुकसान हुआ है। और सिर्फ उत्तर भारत ही क्यों, दक्षिण भारत भी बेमौसम बारिश की चोट से करा रहा है। पिछले हफ्ते शुक्रवार से केरल में मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी, जिसने पूरे केरल में तबाही का तांडव मचा दिया। और अब सिक्किम में बारिश बर्बादी का मंजर दिखा रही है। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 10 बाधित हो गया है और पश्चिम बंगाल के साथ सड़क संपर्क तबाह हो गया है। तो डराने वाली तस्वीरें देखा आपने कैसे अक्टूबर में आसमान से आफत बरस रही है, और इसी आफत का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खटीमा पहुंचे थे
और खटीमा में मुख्यमंत्री धामी का काफिला हादसे का शिकार हुआ यूं कि मुख्यमंत्री का काफिला नौसर गांव से गुजर रहा था और इसी बीच सीएम के काफिले की पुलिस की जो जीप थी वो नदी में बहने लगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस वालों की जान बचाने की मुहिम शुरू की और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों की जान को बचाया जा सका। इन तस्वीरों से साफ है कि उत्तराखंड में हालत इस समय भयावह है। हमने पूछा था कि नैनीताल को आखिर किसकी नजर लगी है। दरअसल नैनीताल को अवैध खनन की नजर लगी है। नैनीताल को उस विकास की नजर लगी है जो सिर्फ पेड़ काटने में यकीन रखता है और इसके जिम्मेदार वो सब हैं जो सिर्फ कुदरत से लेने में यकीन रखते हैं। हम नहीं संभले तो ये होता रहेगा और आने वाले वक्त में ये स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। उत्तराखंड में बारिश से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।